बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए। बच्चों, आपको हम ये भी बता दें कि एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो एडकेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए, ये सत्र 2022-23 के लिए। और इस पुस्तक को किसने बनाया? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया। चलिए हम देखते हैं पाठ 13 ध्वनि। कौन सा पाठ देखेंगे? पाठ 13 ध्वनि। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। जैसे यहाँ उत्तर या सारणी बनी हुई है, वीणा दिया है, तबला, ढोलक, बांसुरी, झांझर। तो देखिए, वीणा में क्या कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है और कौन सा वाद्य यंत्र कंपायमान होता है? तार। तबला में तनिज झिल्ली, ढोलक में ढोलक का खोल, बांसुरी में छिद्र और झांझ या मंजीरा में छोटी छोटी प्लेटें। तो ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 160 से उत्तर खोज के लिख सकते हैं। हमने इसका उत्तर बताया। देखिए क्या है उत्तर प्रश्न नंबर 2 का। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक् यंत्र कंपित होता है। कौन सा यंत्र? वाक् यंत्र कंपित होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों? यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 161 में खोज के लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। यदि नहीं करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा? पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है। प्रश्न क्या है? प्रश्न था पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है, क्यों? तो इसका उत्तर हो गया। देखिए उत्तर क्या है? पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में इनकी लंबाई लगभग 15 mm होती है और बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। इसी कारण ये ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। क्यों होती हैं? देखिए, पुरुषों वाक् तंतुओं की लंबाई 20 mm होती है, महिलाओं में 15 mm होती है और बच्चों में वाक् तंतु छोटे छोटे होते हैं। इस कारण से इनकी जो वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो उत्तर देखिए, मनुष्य या मानव लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? आवृत्ति किसे कहते हैं? इसको किस में मापा जाता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। प्रश्न क्या है? दोलन आवृत्ति किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, जिसका संकेत Hz है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 यह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए, जब उस पर छड़ी से चोट करे तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी धातु की प्लेट को लटका लीजिए और उसमें छड़ी से चोट कीजिए। जब छड़ी से चोट करेंगे तो उसमें क्या होगा? कंपायमान, कंपन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? कंपन उत्पन्न होगा। तो आप इसका एक चित्र बना के बता सकते हैं। यहाँ चित्र बना दी हमने। देखिए इस प्रकार से या इस प्रकार से ही बना सकते हैं। गाड़ी की चोट मारते हुए बच्चा दिख रहा है आपको। अब देखिए इसमें हम बताएंगे, प्लेट पर छड़ी से चोट मारने पर कंपनों और आवाज़ का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है चित्र सही समझाई कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। देखिए आप इस प्रकार से एक चित्र बना देंगे कि ध्वनि जल में संचित होते हुए चित्र है। इस प्रकार से चित्र बनाएंगे और इसको हमको समझाना भी है, तो समझाएंगे। क्या समझाएंगे? एक टब में पानी भरकर उसमें एक घंटी को बजाने पर जल की ऊपरी सतह पर कान लगाकर हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर देखिए, जिस ध्वनि को सुनने में हम बाधित होते हैं या अवांछित ध्वनि या वह
अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते शोर होता है, जबकि जो ध्वनि सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है या सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज़ में सुना जाए या संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वह शोर बन जाती है। इस प्रकार संगीत में ध्वनि और शोर से किस प्रकार भिन्न है उसके बारे में आपको प्रश्न नंबर 8 का उत्तर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों की सूचीबद्ध कीजिए। तो उत्तर देखिए, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, कारखानों की ध्वनि। तो इस प्रकार से ये ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हो गए। नेक्स्ट तीसरा कारण देखिए, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टीवी तथा रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, रसोई घर के कुछ उपकरण हैं, फिर कूलर है, वातानुकूलर यानी कि फ्रिज, सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, मानव कान मीन्स हुआ कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो आप इस प्रकार से मानव कान यानी कि मानव का कान का चित्र बना सकते हैं और उसके नाम बता सकते हैं कि ये अंतरकान है और एक कर्णपटा है। इस प्रकार से चित्र बना देंगे। चलिए देखते हैं इसके। कर्णपटा एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। कर्णपटा क्या होता है? एक तानित तनित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को अंतरकर्ण तक भेज देता है और वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बना के इसे बता सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो अध्याय था, अध्याय 13 ध्वनि वाला कंप्लीट होता है। यदि ये पाठ या अध्याय आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता देते हैं कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही 8वीं में पूछा जाएगा। वो 6वीं 7वीं 8वीं सभी क्लासों के लिए, लेकिन 8वीं मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा है, इसलिए आप एडगेट अभ्यास पुस्तिका से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए।